छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार का दिन सामान्य नहीं था। सदन की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा और अध्यक्षीय दीर्घा में खास मेहमान मौजूद थे। जैसे ही सांसदी ने इनके आगमन की जानकारी दी सदन को, तो विधायकों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। वहीं ये वही चेहरे थे जो कभी लोकतंत्र के खिलाफ हथियार उठाकर जंगलों में हिंसा का रास्ता चुन चुके थे। बस्तर से आए करीब 120 पुनर्वासित नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान नक्सली संगठन के पूर्व प्रवक्ता रुपेश भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यधारा में लौटने को नया जीवन बताया और अपने साथियों से हिंसा छोड़ने की अपील की। मतलब अभी जंगल में रह के काम करने का परिस्थिति नहीं है सर, इसलिए हम लोग टोटल पार्टी फिर सरसा करके हम लोग मुख्य धारा में आया था। कहाँ से हैं? बीजापुर से। बीजापुर से। पहले नक्सल गतिविधि में जुड़े थे, अब आप लोग इस मुख्य धारा में लौट गए, कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। ये पहली बार आ रहा है पूरा? हाँ, पहली बार आ रहा है। कल गृह मंत्री जी के यहाँ भी गए थे आप लोग? मिला था। सरकार ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर विश्वास की जीत है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर दिख रहा है। उनका दावा है कि जो कभी व्यवस्था के खिलाफ खड़े थे, आज वही व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं। आज बड़ा गौरव का विषय है कि हम लोग आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए बहुत अच्छा पुनर्वास नीति लेकर आए हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिला है। 2500 से ज़्यादा माओवाद आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें विभिन्न स्तर के हैं। और आज तो और भी सौभाग्य का विषय है कि आज 120 आत्मसमर्पित हमारे माओवादी यहाँ पर विधानसभा भवन भी आए हैं, विधानसभा की कार्यवाही भी देखे हैं। यहाँ हम लोग के साथ उनकी फोटोग्राफी भी हो रही है, उनसे हम लोग बात भी किए हैं। बहुत अच्छा उनको लग रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनके भविष्य की चिंता सरकार करेगी। सदन में आज सत्र देखने, सदन की कार्यवाही देखने सब लोग पहुंचे थे और उसमें विशेष रूप से बात यह है कि सदन में आसंदी ने इस बात की सूचना दी कि पुनर्वासित सारे लोग आज हमारे साथ एक साथ यहाँ एकत्रित हैं, सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। पुनर्वासित में कहने का अर्थ यह है कि या तो कोई बड़े नेता या बड़े किरदार आते हैं तो आसंदी की तरफ से सूचना होती है, परंतु आज आसंदी ने इस बात की सूचना दी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने सरकार की पुनर्वास नीति पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार पुनर्वासित नक्सलियों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। साथ ही ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या केवल आत्मसमर्पण के कार्यक्रमों से ही नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाएगी या इसके मूल कारणों पर भी काम जरूरी है। नक्सली भाई लोग हैं, उनको यहाँ पर भ्रमण कराने लाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम इनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन उनको जो भ्रमण कराने लाए हैं तो उनको उचित व्यवस्था, उनको आर्थिक जो सहयोग है वो अभी 1-2 साल दे के इन लोग बंद कर देंगे। मैं चाहती हूँ अगर आप आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, उनको व्यवस्था दे रहे हैं, तो इनको उनके आजीवन पूर्ण जितने दिनों तक आप दे सकते हैं उनको दिया जाए। एक समय जो लोग लोकतंत्र को अपना दुश्मन मानते थे, आज वही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर मौजूद थी। भारत माता की जय के नारे और सदन की कार्यवाही को उत्सुकता से देखते ये चेहरे नक्सलवाद के खिलाफ बदलते हालात की कहानी भी कह रहे थे। भले ही इस मुद्दे पर सियासत जारी हो, लेकिन इसे लोकतंत्र की मजबूती और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते प्रभाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़े फैसले की ओर बढ़ते हुए कदम पर जिसने इस समय सबको एक संदेश दिया है कि हिंसा अब कोई ऐसी हल नहीं है जिससे समस्या को खत्म किया जा सके। समस्या को खत्म करने के लिए संविधान का रास्ता अपनाना होगा और आना होगा लोकतंत्र के रास्ते पर। और नक्सली अब इस बात को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। जो नहीं समझे हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन जो लोग मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए सारे रास्ते सरकार ने जब खोल दिए हैं तो लोकतंत्र के मंदिर में समर्पण आज देखने को मिला। समर्पित नक्सलियों ने बड़ी संख्या में आज विधानसभा की कार्रवाई पहुंचकर देखी, विधानसभा देखा और राजधानी के अलग अलग स्थानों का भ्रमण भी किया। यही वो सिलसिला है जब नक्सली बंदूक छोड़कर लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई सवाल भी हैं, कई चुनौतियां भी हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे शिव नारायण पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और ऐसे मामलों में जब बहस इस पर चल रही है कि समर्पण के बाद क्या और नक्सली खात्मे के बाद क्या, तो इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक पैनी नज़र से नज़र रखने वाले संजीव पचौरी जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि आज जो बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें समर्पित नक्सली पहुंचे थे, विधानसभा की कार्रवाई उन्होंने देखी और इस पूरी कार्रवाई के बाद जो बहस राजनीतिक रूप से छिड़ी उसके बयान भी हमने सुनाए। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले पचौरी जी से समझने की कोशिश करते हैं। जगदलपुर से ही हैं, बस्तर और नक्सलवाद को करीब से उन्होंने देखा है, समझा है और अब जब एक बड़ी टीम नक्सलियों की समर्पित हो चुकी है, उनको समर्पण करके संभालना भी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के प्रयास भी चल रहे हैं। इस पूरे प्रयास को कैसे देखते हैं आप, बस्तर के नज़रिए से समझाइए। देखिए, बस्तर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज जो एक तस्वीर देखने को मिली है विधानसभा में, क्योंकि जो लोकतंत्र से बिल्कुल 100% कटे हुए थे, आज वो लोकतंत्र के सबसे बड़े जगह पे राज्य में देखा जाए वहां पहुंचे हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके मन में ये बात जरूर आई होगी कि हम जो थे जहाँ पे थे हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि इनकी अपनी क्षेत्रों में इनके पास भी अपना एक जन आधार है। और अब सवाल रह गया ये कि आगे क्या। बता दूं आपको मैं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होना, एक बंदूक का मामला खत्म होना अपनी जगह है, और जो वैचारिक नक्सलवाद का वैचारिक जो पक्ष है वो भी लगभग कमजोर हो चुका है, लेकिन उसको अपन ये नहीं कह सकते कि 100% खत्म हो गया है। तो उसके लिए सरकार जो कदम उठाएगी आगे जाकर, क्योंकि मुझे लगता है कि 31 मार्च के बाद जो डेडलाइन दी जा रही है उसके बाद में कहीं ना कहीं हम लोग को 1-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा इस बात के लिए। एक जो एकदम डीप क्षेत्र में जो रहता है, जो लोग, उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए और अन्य सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए वहां तक। हालांकि सरकार जो भी सरकार रही है उसने अपनी तरफ से काम किया है, अभी भी काम कुछ बहुत होना बाकी है। और ये बता दूं आपको मैं कि जो स्थिति आज है कि नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं, आत्मसमर्पण बहुत छोटा शब्द होता है और हथियार छोड़ना बड़ा शब्द होता है। हथियार छोड़े गए हैं, बड़े लेवल के लोगों ने हथियार छोड़े हैं, मुख्य धारा में आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा संकेत है और आने वाले समय में बहुत शांत रहेगा। ठीक है, चलिए, ये बड़ा संकेत है और ऐसी पहल से एक संदेश भी जाता है। जो लोग अभी भी जंगलों में बंदूक थामे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि मुख्य धारा में आने से कैसे सम्मान है और कैसे जोड़ने के लिए दोनों ओर से पहल चल रही है। अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस की, उसके बाद बीजेपी की ओर भी चलेंगे। खास तौर पर कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि पुनर्वास नीति में जो चीज़ें हैं वो क्या हमेशा मिलती रहेंगी, उसमें क्या रोक हो सकती है। कई चीज़ें हैं जो कि चुनौती के रूप में सरकार के सामने हैं। सवाल लेते हैं चावला जी से। चावला जी, देखिए मोहन जी, ग्राउंड रियलिटी और इवेंट बाजी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठने से इतिहास नहीं बनता। इतिहास कब बनता है? जब सरकार पारदर्शिता दिखाए और किसी भी समस्या का पारदर्शिता के साथ स्थायी ठोस पहल की अपनी रोड मैप दिखाए। इवेंट मैनेजमेंट और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, और लोकतंत्र जो है वो भाषणों से मजबूत नहीं होता, वो जवाबदेही से मजबूत होता है। ये सरकार को समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम सब दिल से चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो, बस्तर की और आदिवासियों की खूब तरक्की हो, उनको जल जंगल जमीन का हक मिले, उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। लेकिन विधानसभा में सिर्फ फोटो सेशन करवाने से ही समस्या हल नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना होगा। और लोकतंत्र में तालियां बजवाना आसान है, लेकिन जवाबदेही तय करना उतना ही मुश्किल होता है मोहन जी, क्योंकि नक्सलवाद जो है वो सिर्फ बंदूक की समस्या नहीं है, यह विश्वास, विकास और अधिकार की समस्या है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने आदिवासियों के जल जंगल जमीन के जो मूलभूत अधिकार हैं उनके मुद्दे पर, और आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए उनका ठोस मॉडल क्या है उस पर भी अगर बताते तो अच्छा होता। सरकार यह भी बताना चाहिए कि जो जवान वहां पर शहीद हुए उनके परिवारों के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्य किए हैं, क्योंकि सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं चाहिए, हमें जो है वो ठोस समाधान चाहिए। हम सरकार से सिर्फ यही कहते हैं कि डेटा मत रखिए, ड्रामा मत रखिए, लेकिन आप ओरिजिनल डाटा रखिए। सिर्फ जो है ड्रामेबाजी मत कीजिए। इवेंट नहीं, एविडेंस चाहिए, दावा नहीं, दस्तावेज चाहिए, और तालियां नहीं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। क्योंकि आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने क्या बस्तर में हर प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की सहमति लेकर आप विकास कार्य कर रहे हैं, कि सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ फोटो साफ करने से समस्या हल नहीं होती। ठोस पहल के साथ, पारदर्शिता के साथ सरकार को सारी बातें सामने रखनी चाहिए। ठीक है, ठोस पहल हुई है कि नहीं हुई है वो भी हम सवाल कर लेंगे, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है कि भाई नक्सली मुख्य धारा में आ रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब नीति अच्छी है तब तो समर्पण हो रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, नीति अच्छी है, मैं सब कुछ सहमत हूं। मैं सिर्फ सरकार को दोष देना है या विपक्ष में है तो आईना दिखाना है तो उनकी हर अच्छी चीज़ को मैं बुरा कहूं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं ये कहता हूं हमारा सोच और सरकार का सोच और हर जनप्रतिनिधि की सोच क्या होती है कि हमारे क्षेत्र के या आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए हमारे प्रदेश के जो आदिवासी भाई हैं जिनका मूल अधिकार है, जल जंगल जमीन की जो रक्षा करते हैं, प्रकृति की जो पूजा करते हैं, जिनका बस्तर पर पहला हक है, अगर आप नक्सली समस्या हल कर रहे हैं तो आपको पारदर्शिता के साथ डेटा प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि इवेंट बाजी करके आपको सिर्फ जो है एक श्रेय लेने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार को साथ साथ यह भी बताना चाहिए कि वहां के स्कूल, शिक्षा और आदिवासियों की जमीनों के लिए, आदिवासियों को मकान देने के लिए, उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार वहां क्या कदम उठा रही है और कितने आदिवासियों को किस किस तरीके से आर्थिक मदद की, उसका पूरा डेटा भी सामने आना चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, ये कुछ सवाल हैं। पहल तो अच्छी है और पहल का परिणाम भी सुखद है, पर सुखद परिणाम के साथ चेतावनी भी है, सचेत रहने की हिदायत भी है। इन सबको कैसे देखती है बीजेपी, पांडे जी? नहीं, कांग्रेस के किसी भी कृत्य को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हमारे गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस नक्सलियों की मददगार रही है। अभी अमरजीत भाई जो बयान दे रहे थे, मुझे तो लग रहा था कोई नाराज अंदर बैठा हुआ कोई उग्रवादी वामपंथी ठीक उसी प्रकार की भाषा में उसी प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है। नक्सली जिस प्रकार के नाराज लोग जो आत्मसमर्पित नहीं है, कुछ बचे खुचे होंगे, या अर्बन नक्सल जो हैं, ठीक उसी भाषा में जो है कांग्रेस बात कर रही है, ठीक उसी तरह से बात कर रही है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है, उसको एक इवेंटबाजी कह के बिल्कुल हल्के में प्रस्तुत करने की जो धृष्टता है, मैं समझता हूं कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक उदाहरण की बात है, आपको मालूम होना चाहिए जब छत्तीसगढ़ बना तो आपके दिग्विजय सिंह से विरासत में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मिला, माओवाद मिला, हिंसा मिली, और लगातार उसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शुरू की थी। अन्यथा स्थिति यह थी कि नक्सली इधर से जा रहे हैं और फोर्सेस को उधर से जाने का आदेश दिया जाता था। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि डबल इंजन की सरकार बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इस डबल इंजन की सरकार ने यह तय किया और ये स्पष्ट हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक हम हर हालत में पूरे देश से, सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे देश से माओवादी हिंसा को मुक्त कर देंगे। माओवादी हिंसा नहीं होगी। आप परिणाम देख रहे हैं, 2 वर्षों के
अंतर्गत मतलब डेडलाइन से पहले आज स्थिति यह है कि 120 लोग जो कि बड़े नेताओं में से हैं और उन्होंने आके आज विधानसभा की कार्य, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, यह लोकतंत्र का विषय है। लोकतंत्र अगर रहेगा तो पक्ष और विपक्ष सब रहेंगे, यह बड़ी चिंता का विषय। और जिस शिद्दत के साथ राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ, माओवादी आतंकवाद के खिलाफ, माओवादी हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसको जो है सब तरह से शाबाशी होना देना चाहिए। सिर्फ कवर फायर नक्सलियों को देने से और सरकार को लगातार रोज एक चुनौती फेंकने से किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हुआ। सरकार और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस निरंतर लड़ रही हैं, निरंतर लड़ते हुए आज इस स्थिति में लाई है कि लोकतंत्र के मंदिर में वो लोग जो संविधान में किसी तरह की कोई आस्था नहीं रखते थे उनको जो है अंततः यहां पे आना पड़ा। जैसा हमारे पचौरी जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने हथियार छोड़े। हम चाहते हैं कि हथियार छोड़िए, विभिन्न विचारधारा के लोग अगर इस देश के लोकतंत्र में शामिल होकर और लोकतांत्रिक ढंग से अगर चुने जाते हैं, सरकार में आते हैं, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आखिर वामपंथियों ने इस देश में चुनाव लड़ा है और वो जो है जनता ने उनको रिजेक्ट किया, और जो भी सही विचारधारा होगी, जनमानस के अनुकूल होगी, वो सरकार में चुन के आएंगे, वो मेन स्ट्रीम पार्टी बनेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, हथियार छोड़ा है और हम चाहते हैं हिंसा ना हो, किसी प्रकार से हिंसा ना हो, लेकिन आलोचना भी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई काम सही हो सकता है पर और बेहतर हो, इसके लिए एक आलोचनात्मक दृष्टि भी जरूरी है। विपक्ष कुछ चीजें गिना रहा है पांडे जी, तो उसको क्या सलाह के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते क्या? सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि नक्सलियों को कवर फायर देना बंद करने। सरकार के साथ एक बयान कभी आया हो इफ बट लगा के कुछ न कुछ इस विषय? कांग्रेस उस समय भी ये कहती थी कि जो सरेंडर कर रहे हैं वो पंचर बनाने वाले हैं, छोटे छोटे लोग हैं। जब वो एलिमिनेट होने लगे तो उनको कहा कि दल भेजते थे अपना, और ये कहा कि जो है आदिवासियों को सिक्योरिटी फोर्सेस मार रही है। हर तरफ से हमेशा सवाल ऐसा खड़ा किया जिससे नक्सलियों को आधार भूमि मिलती है। ये उचित रास्ता नहीं है। आज तो कम से कम इनको सराहना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में और 120 लोग आज जाके उन्होंने प्रेरणा ली है, इसको सराहना चाहिए। अभी से सलाह देना, रिहेबिलिटेशन की बात है, सरकार जिस शिद्दत के साथ हमारे गृह मंत्री जो है और मुरिया दरबार में आके घोषणा करके गए हैं, और उसको हमारे सियान लोगों ने, हमारे जो वहां के बुजुर्ग लोग हैं, नेतृत्व ने, बस्तर के आदिवासी नेतृत्व ने स्वीकार किया। तो इस तरह का एकदम हल्के में गंभीर विषय। चावला जी, ये बड़ा काम है, और बड़ा काम है तो बड़े दल दिखाकर कुछ चीजों को प्रशंसा भी करनी चाहिए। अच्छी चीज हो रही तो उसे अच्छा भी कहना चाहिए। हर चीज में मीन मेख निकाल रही है कांग्रेस, और इसलिए कटघरे में भी खड़ी है। देखिए क्या होता है, मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता को बहुत गौर से सुन रहा था। उनकी खीज, उनकी बौखलाहट, और किस बात की खीज, किस बात की बौखलाहट भाई? देखिए हमको क्यों होगी? पांडे जी वरिष्ठ है, बोलते हैं तो सुनना भी खीज और बौखलाहट सुन लीजिए। मैंने आपके बीच, देखिए नहीं, आप अपनी बात कहिए, हम क्या है? मैंने आपके बीच में नहीं कहा पांडे जी, मैंने आपके बीच में नहीं कहा। मर्यादा को काटेंगे तो फिर मर्यादा तोड़ना मुझे भी आता है। अगर मैंने आपकी बात पूरी सुनी है तो आप मेरी बात पूरी सुनिए। आपके एक एक सवालों का मैं ठोक के जवाब दूंगा। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सुनना भी सीखिए। सरकार को सवाल विपक्ष के सुन के पेशाब क्यों निकल जाता है? सरकार की चड्डी गीली क्यों हो जाती है? आप पांडे जी सुनिए, आपके चेहरे की बौखलाहट क्यों? क्योंकि आजादी से लेकर आज तक का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि कैसे अंग्रेजों के साथ मिलकर आपने इस देश के साथ गद्दारी की। सच्चाई क्या? मेरे काबिल प्रवक्ता मित्र कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी से विरासत में नक्सली समस्या मिली, पर 25 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे काबिल मित्र ये क्यों भूल जाते हैं कि 18.5 साल आपकी सरकार रही। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे शर्मनाक कांड हुआ झीरम घाटी कांड, जिसमें हमारी प्रथम पंक्ति शहीद हो गई। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे शर्मनाक कांड हुआ तालमेटला कांड, जिसमें 70 से अधिक जवानों की शहादत हुई। आज क्या मोहन जी, मैं पूछता हूं, सरकार सवाल सुन के घबराती क्यों है? आप नक्सली समर्पण पे जो राशि बांटे हैं उस पर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते? सरकार अगर ईमानदार है तो आप तालियां बजा के इवेंट बाजी मत कीजिए। जल जंगल जमीन के लिए आप क्या कर रहे हैं बताइए? अडानी के तलवे चाटने वाली सरकार सिर्फ अडानी के लिए सारा काम कर रही है, यह बताने से घबराते क्यों है? इनके गृह मंत्री अमित शाह का अधिकृत बयान था जो आज भी यूट्यूब में है, जो भोपाल में उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सली समस्या हल हो गई। अगर 10% आपके कार्यकाल में अगर सफल हुई है तो वो सिर्फ अडानी के लिए हुई है। सच स्वीकार
क्यों नहीं करते आप? आपकी नीयत साफ है, आप बौखलाते क्यों है? मोहन जी 1 सेकंड और लूंगा। अगर नीयत साफ है तो आपको बौखलाना नहीं चाहते। अगर आप अडानी के लिए सब कर रहे हैं तो सीना ठोक के स्वीकार करो कि हम अडवाणी के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, आप बताओ कितना ट्रांजैक्शन हुआ, नक्सली जो मारे गए उनके खाते में कितना पैसा डाला गया, उनके खाते की संख्या क्या थी, और किस किस नकली परिवार के बच्चों को आपने नौकरी दी, छत दिया, रोजगार दिया, जल जंगल जमीन के लिए स्थायी ठोस पहल क्या कर रहे हैं? सरकार बचाए कि नक्सलियों के बच्चों के लिए शिक्षा और साथ की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि मोहन जी सच्चाई यह है कि जब तक हम ये इवेंटबाजी छोड़कर जल जंगल जमीन और विकास के मुद्दों पर आदिवासियों का विश्वास नहीं जीतेंगे, ये समस्या पर जब तक हम ठोस काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, ये समस्या हल नहीं होना चाहती। सरकार स्पष्ट करे कि पुनर्निर्वासित विस्थापित नक्सलियों को कितनी आर्थिक सहायता दी अभी गई, ये तो मानेंगे ना दी गई और उनकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? मेरे सवालों का जवाब देते नहीं, आएंगे जवाब लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं केवल 10% हल हुआ क्या? कुछ इस परसेंटेज को तो कम से कम बढ़ाइए, बड़ा काम है। तिवारी जी, मैंने अमित शाह जी के बयान का उल्लेख किया। मैंने पहले यह कहा कि इस देश का और इस प्रदेश का बच्चा बच्चा चाहता है कि इस देश से नकली समस्या खत्म हो, आतंकवादी समस्या खत्म हो, हमारा प्रदेश खुशहाल रहे। 80% महातारी के सीने को छलने वालों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पर हम ये भी चाहते हैं कि आप विश्वास जीतिए, उनको जल जंगल जमीन का हक दीजिए, उनके बच्चों को नौकरी दीजिए, और जो जवान शहीद हुए उसके परिवारों के लिए क्या कर रहे? जो करोड़ों की राशि आई, उस राशि पर श्वेत पत्र जारी करके बताइए किस किस नक्सली परिवार को कितनी आर्थिक सहायता दी गई, कितने के बच्चों को नौकरी दी गई, कितने के मकान को छत दिए गए। आप बताते क्यों नहीं? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या किए? 10,000 से ज्यादा स्कूल आप बंद कर दिए, उस पर आप बोलना क्यों नहीं चाहते? सब कुछ अडानी को सौंप रहे, उस पर बोलना क्यों नहीं चाहते? सिंपल सा सवाल है, इसमें वाली बात ही नहीं। मैं आऊंगा इस पर आऊंगा कि कहीं कुछ किसी को फायदे देने के लिए तो सारी चीजें नहीं हो रही। लेकिन एक पचौरी जी का कमेंट भी ले लेता हूं। पचौरी जी, घूम फिर के बात वहीं पर आएगी जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो इसी तरीके की बहस कई बार होगी। क्या कोई पीछे हिडन एजेंडा है, या फिर नक्सलवाद सही में खत्म हो गया, या फिर केवल कुछ दिन के लिए छुप गए हैं, बाद में समस्या कैसी रहेगी? क्या ऑपरेशन जो हो रहा है उससे पूरा रोग मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़? देखिए, मैं अभी दोनों पार्टी के लोगों की बात सुन रहा था। पहली बात तो है कि अडानी को छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन लाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या पिछले 5 साल में जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, कोई श्वेत पत्र जारी किया था उन्होंने उस समय जो लोगों ने समर्पण किया था उनको कितनी नौकरी दी उन्होंने? तो आप किसी को ऊपर आरोप लगाने से पहले जमीन का हक मिलना चाहिए, उनका विश्वास जो जी, उस पर बात करो ना। कांग्रेस को आरोप लगाने के लिए और सरकार का प्रवक्ता बनने से समस्या हल नहीं होगी। आप आदिवासियों का विकास कैसे जीतेंगे, उस पर बात करो ना। अरे कांग्रेस छोड़ दीजिए, इस प्रदेश के मूल निवासी आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सरकार क्या कर रही है बताइए। चलिए आ गई भाई, तो सुनिए प्रवक्ता, अगर जब कोई सच बोला शुरू करता है तो आप लोग नहीं, ऐसा नहीं है। वो गणमान्य, आपको ये कह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार है, काम हो रहा है तो उस काम को आप लोगों को कर रहे हैं। दोनों पक्षों को बोल रहे हैं, सुनिए तो, दोनों पक्षों की बात बोल रहे हैं वो, सुनिए जी। सुनिए क्या है, आप जो चिल्लाई मत, बात सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति इस विषय में ना हो। सुनिए, आप लोग दोनों पार्टी मिलके आपके ऊपर चलिए, आज कोई ऐसा विषय भी नहीं है कि दोनों बटे हुए, एक राय है नक्सलवाद खत्म होने को लेकर। जी पचौरी जी, जी दोनों पार्टी, दोनों राजनीतिक दल जो है साथ मिल करके इस समस्या के समाधान में अपना योगदान दे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे क्योंकि वो जीवन में चलने वाला है, जवाबदारी सबकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नक्सलवाद कोई आज नहीं आ गया है। नक्सलवाद 45 साल से 50 साल से है। 50 साल से कौन था यहाँ पे? आपने 18 साल की बात कर दी आपने भाजपा शासन की, है ना? आखिर आया तो आपके समय में ना, जब फला फूला डेवलप हुआ तो कौन मोदी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, उसको स्वीकार करिए, ठीक है? स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बस्तर में देखा है मैंने, 15 साल उस पे बात इवेंट पहले भी हुए हैं, इवेंट बहुत हुए हैं, दूसरों पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है पचौरी जी। अभी मेरा कहना यह है कि अभी जो अच्छा काम हो रहा है उस काम के ऊपर में आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए, अच्छी बातों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि जो समर्पण करने वाले हैं उनके दिमाग पर दूसरा असर पड़ जाए, ये भी नहीं करना चाहिए अपने को। और जल जंगल जमीन का नारा जो है 50 साल से सुन रहा हूं मैं, 50 साल से जल जंगल जमीन उनका है, रहेगा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। और अगर कोई खनिज संपदा कहीं है तो आखिर देश के हित में दोहन करना पड़ेगा ना उसका भाई।
उनको है। क्या करोगे आप रख के? सिर्फ दोहन करना पड़ेगा ना आपको। रानी करते छत्तीसगढ़ में कई उद्योगपति अच्छे हैं, उनको दो ना। आप बता दीजिए किसको देना है, उसको दे दें। नहीं, मैं बोलता हूं छत्तीसगढ़ की संपदा का जिस पे पहला हक है, कोई जरूरी नहीं है बैला डीला के पहाड़ 50 साल में सिर्फ 20% देश के तो नागरिक अभी हैं, सब अडानी कुछ जी बेचे भी। जा रहे हो आप अडानी को। क्या हो रहा है मोदी जी, क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं? लगातार ट्रंप जो अपमान कर रहा है उस पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इजराइल से जो रक्षा सौदे हो रहे, क्या हो रहा है, सब समझ रहे हैं जापान इस बात को। जापान से किसने किया था एग्रीमेंट? देखिए जापान के पास जा रहा है, भैया तू इधर उधर की बात ना कर, काफिला किसने लूटा उस पे बात कर। चलिए पांडे जी की भी एक आदिवासियों की बात करो ना। चलिए आप आदिवासियों की बात करने से डर लगता है। पांडे जी आदिवासियों को उनका हक देने पर डर लगता है। जवाब दे रहे हैं, जवाब पांडे जी हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि आदिवासी तो जी मोहन जी, ये बड़ा गंभीर विषय है पुनर्वास का, पुनर्स्थापना का, और ये मूल विषय है। जो पिछड़ा एरिया रहता है इन आतंकवादियों के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम करता है। इतिहास ये बताता है कि 82-83 के आसपास जब कोंडापल्ली सीतारामैया पीपल्स वार गुट जो आंध्र प्रदेश में था, वो बस्तर में शेल्टर के लिए आया और देखा कि यहाँ पर इतना पिछड़ापन है, इतना खाद पानी है जिसमें हम उर्वर खेती कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तब से आतंकवाद, माओवादी आतंकवाद शुरू हुआ। ये हिस्ट्री है, सब जानते हैं इस बात को, और उनको किसी तरह का कोई। अब स्थिति ये है कि सरकार केंद्र की हो राज्य की हो, इस बारे में अच्छी तरह से जानती है। और सिर्फ यही नहीं, आपको मुरिया दरबार की घटना में एक बार और स्मरण दिला दूं कि मुरिया दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इतने दिनों में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी, इतने दिनों में हर गांव में स्कूल हो जाएगा, इतने दिनों में ऐसा हो जाएगा। कैटेगरिकली उन्होंने पब्लिक के सामने कहा। ठीक है, उसके पहले नियत निर्लानार योजना, जो पूरे जितने कैंप हैं उसके 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में हर आदमी की जो भी शासकीय समस्या है, रहवास से लेके और सारी चीज़ें, अभी मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, आपको बता दें कि एक समय परमिट लेकर अबुझमाड़ क्षेत्र में लोगों को जाना पड़ता था। और ये परमिट व्यवस्था लागू थी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में परमिट व्यवस्था नहीं है, आप जा सकते हैं, आपका मूवमेंट हो सकता है। और वहां पर माओवादी इसीलिए वहां से हट गए हैं। और वहां पर जो है जल, जंगल, जमीन, जो नैसर्गिक चीजें हैं, वो वहां के रहवासियों का हक है। और हमारे राज्य के गृह मंत्री ने भी कहा हम पेशा कानून को लागू करेंगे। पेशा कानून संशोधित रूप, जो विकलांग लागू हुआ था, विकलांग पेशा कानून लगा हुआ, उसको लागू करेंगे। डेवलपमेंट की पुनर्वास नीति में जो चीजें कही जा रही है वो उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पुनर्वास भटकते ना रह जाइए। ये अविश्वास का कोई कारण नहीं है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन क्षेत्र अगर कोई होगा, और केंद्रीय गृह मंत्री पर अगर हम भरोसा करते हैं, कांग्रेस तो करेगी नहीं, उन्होंने साफ घोषणा की कि देश में आदिवासी जिले के रूप में बस्तर जो है सर्वश्रेष्ठ होगा। हमको अपनी केंद्र की सरकार पर, अपने गृह मंत्री पर भरोसा करना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि पुनर्वास की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, और उससे जो एग्रीड जो पक्ष है वो खुद संतुष्ट है। जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, कोई एक दिन से सरेंडर की प्रक्रिया नहीं है, सरेंडर कर रहे हैं और उस ढंग से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको पुरुषार्थी बनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ उनको जो है आवास, भोजन, ये सारी की प्राथमिक स्तर पर व्यवस्था की जा रही। इसके अलावा आपको बता दें, अमन चैन वहां पर है, सरकार सोई हुई नहीं है। 2 वर्ष तक डीआरडीओ के माध्यम से वहां पर जो बारूद बिछे हुए हैं बस्तर में, उसको भी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। विश्वास तो सरकार सचेत है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं करना चाहिए। 10 सेकंड है, कुछ आप अंतिम में कम से कम इन्होंने जो कहा है उस पर नजर रखिए, पर विश्वास भी करिए। साफ नीयत और अच्छे इरादों से देखिए कोई भी काम किया जाता है ना, तो विश्वास अपने आप हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब फूल खिलता है ना, उसकी खुशबू अपने आप फिरती। रही बात मोहन जी, मैं एक चीज बताऊंगा, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने अपने 2 प्रधानमंत्री नक्सली समस्या, आतंकवादी समस्या में खोए। हमारी प्रथम पंक्ति जो है वो नक्सली समस्या में खत्म। हमसे ज्यादा दर्द कोई जानता है या हमसे ज्यादा कोई चाहता होगा नक्सलियों को? ये लोग क्या उंगली कटा के शहीद होने का काम करते हैं? रायपुर की ट्रैफिक समस्या हल नहीं कर पाए, अब बस्तर की नक्सली समस्या का हल करने का ये श्रेय लेना चाहते। ये हास्यास्पद श्रेय तो मिलेगा जो सरकार में रहेगा, लेकिन इसका फैसला जनता करेगी कि श्रेय किसे दे रही है। वो लेने की कोशिश सभी कर सकते हैं, पर फैसला अंतिम में जनता करेगी। समय नहीं है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़े, उनका धन्यवाद। पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। संजीव पचौरी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।